जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआई ने डॉक्यूमेंट इशू किया है 10 दिसंबर 2024 के डेट में। ये डॉक्यूमेंट आपको एफबीआई की वेबसाइट से भी अवेलेबल है। लेटेस्ट अपडेट्स में जो लास्ट कॉलम आ रहा है इसमें आप जाकर देखेंगे स्वैप एजेंट्स का एक एसआरओ है जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एफबीआई ने अब बैंक्स को अपना एजेंट बना लिया है। बैंक एज एन एजेंट क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, कौन सा डाटा एफबीआई को रिपोर्ट करेंगे, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ये एसआरओ किन किन बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है, क्या इंडिविजुअल के अलावा कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो नया एक पोर्टल जिसकी बात की जा रही है स्वैप पोर्टल, ये कब से स्टार्ट हो जाएगा और पेमेंट इसके थ्रू किस तरह होगी, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 34 बैंक्स हैं जिनको पार्ट बनाया गया है इस एसआरओ का, जो कि आप एज एन एजेंट काम करेंगे एफबीआर का। इसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि जितने भी विद होल्डिंग एजेंट्स हैं जो बैंक्स को बना दिया गया है, वो 153 जो आपका सर्विसेज और सप्लाईज का सेक्शन है, पेमेंट करते हुए आप टैक्स विद होल्ड करते हैं। जब आप वेंडर को पेमेंट करते हैं आप उसमें से टैक्स काटते हैं, बाकी आप चेक बनाते हैं, पे ऑर्डर या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बैंक उसको प्रोसेस कर देता है। करंट मैकेनिज्म अगर हम स्टडी करें उसमें अभी क्या हो रहा है कि अभी आप कोई भी पेमेंट करते हैं इनवॉइस की अपने वेंडर को, तो आप एज अ कस्टमर मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इंपोर्टर या ट्रेडर। आप जो पेमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज की, आप रॉ मटेरियल लिया, कोई सर्विस ली, या आपने कोई भी गुड्स वगैरह परचेज किए लोकल या इंपोर्टेड, आपने एज अ कस्टमर पेमेंट करने के लिए बैंक को अप्रोच किया। बैंक ये थ्रू ऑनलाइन पोर्टल भी पेमेंट मैकेनिज्म फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा चेक्स हैं, पे ऑर्डर्स हैं, डिमांड ड्राफ्ट है, बैंक के थ्रू आप उसकी पेमेंट प्रोसेस करते हैं और वेंडर के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाती है। इसके साथ साथ जो उस पर टैक्स आपने काटा होता है, अभी क्या हो रहा है कि अभी आप मैनुअली खुद से जो डिडक्शन है वो कस्टमर कर रहा है, खुद से मैनुअल कर रहा है। हर इनवॉइस के ऊपर सेपरेट हो रही है और बैंक को सिर्फ बता दिया जाता है कि इतनी अमाउंट मेरे अकाउंट से काटो और वेंडर के अकाउंट में जमा करवा दें। इसमें बैंक कोई अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता चेक करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें आपने टैक्स कितना काटा है, उसकी इनवॉइस कितनी थी। सिंपल वो आपका चेक प्रोसेस करता है और वेंडर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें टैक्स पेमेंट की, जो आपने एज अ टैक्स पेयर या कस्टमर पेमेंट करते हुए टैक्स काटा होगा अपने वेंडर का, उसकी आप पेमेंट जो करते हैं वो 7 से 15 डेज का टाइम होता है। कुछ केसेस में लोग 30 डेज तक भी इसको एक्सटेंड करते हैं कि एक पूरे महीने की पेमेंट इकट्ठी आखिरी हफ्ते में कर दी और अगले महीने जब नया महीना स्टार्ट हुआ तो अब तक आपने सारी पेमेंट्स अपनी कंप्लीट कर ली होती हैं एफबीआर को। और जो भी विद होल्डिंग की पेमेंट्स हैं वो आप क्वार्टरली एफबीआर को बता रहे होते हैं। सेक्शन 165 की जो विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट है उसके थ्रू उसमें आप वेंडर का नाम बताते हैं, पेमेंट डिटेल बताते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ आप एक एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करते हैं। अब क्या होता है कि टैक्स पेयर जब टैक्स की पेमेंट करता है तो वो बैंक को एक पीएसआईडी देता है, चालान देता है कि इतनी पेमेंट मैंने करनी है। अब उस पीएसआईडी के पीछे क्या डिटेल है ये बैंक को नहीं पता होता। पीएसआईडी में हो सकता है कि आपने मोर देन, जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 लाख की अगर हमें पेमेंट करनी है टैक्स की, तो उसमें 4 या 5 वेंडर्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब बैंक को ये नहीं पता कि 4 या 5 वेंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो सिर्फ पीएसआईडी के ऊपर लिखा होता है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स अमाउंट आ रही होती है और उसका पीएसआईडी नंबर आ रहा होता है। बैंक उसको कलेक्ट करता है, पीएसआईडी आपसे लेता है, उसको आपके अकाउंट से पैसे निकाल के एफबीआई के अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देता है। बैंक का सिर्फ अभी इतना रोल है कि वो एज अ पेमेंट इंटरमीडिएट जो पार्टी है वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब एफबीआई क्या करता है, उसका एनुअल ऑडिट परफॉर्म करता है या मॉनिटरिंग रिकंसिलिएशन होती है विद होल्डिंग टैक्स की। उसमें कुछ चीज अगर निकला है तो एफबीआई फिर अप्रोच करता है, लेकिन वो रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं होती 1 साल या 2 साल गुजरने के बाद। अब हो सकता है कि वो उतनी देर में उस बंदे को, उस टैक्स पेयर को मौका मिल जाएगा, वो फेक इनवॉइसेस जनरेट कर ले या अपने अकाउंट्स को एडजस्ट कर ले, जब तक एफबीआई उसकी मॉनिटरिंग करेगा या ऑडिट करेगा। और इसके साथ साथ एफबीआई को कैश फ्लो के मसले भी आते हैं क्योंकि रियल टाइम पेमेंट नहीं हो रही, पेमेंट में डिलेज आते हैं। इनवॉइस पेमेंट हो गई होती है, अब उसकी अगेंस्ट जो टैक्स की पेमेंट है वो महीने बाद या 2 हफ्ते बाद, हफ्ते बाद हो रही होती है, तो एफबीआर को भी अपने कैश फ्लोज के अंदर मसला फेस करने को मिलता है। अब एफबीआर ने जो नया डॉक्यूमेंट इशू किया है इसके बाद अब नया मैकेनिज्म क्या बन जाएगा, जो कस्टमर पेमेंट कर रहा है वही कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इंपोर्टर या ट्रेडर, वो जब किसी इनवॉइस की पेमेंट करेगा तो वो एक पोर्टल के थ्रू जाके करेगा। जैसे अभी काफी कंपनीज जो है वो अपना पेरोल प्रोसेस करती हैं, डिफरेंट बैंक से फैसिलिटीज ली होती है, पोर्टल लिया होता है, वहां पे अपनी फाइल अपलोड करते हैं, एक्सेल फाइल अपलोड होती है, उसमें सारे पैरामीटर्स डिफाइंड होते हैं, उसके अंदर रहते हुए कंपनी अकाउंट से पैसे निकलते हैं और जिस फाइल में जो अकाउंट नंबर लिखे होते हैं इंप्लॉइज के, उनके अकाउंट में उतनी उतनी अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह अब एक स्वैप पोर्टल बनाया जाएगा। ये स्वैप पोर्टल जो 34 बैंक की लिस्ट है वो और एफबीआई के साथ लिंक होगा। जितने भी कस्टमर्स होंगे किसी एक बैंक के, वो उस पोर्टल के ऊपर जाएंगे, अपनी इनवॉइस की डिटेल डालेंगे, वेंडर की डिटेल डालेंगे, उसमें क्या होगा, उसका एनटीएन होगा, डेट होगी इनवॉइस की, उसके बाद आपने जो इनवॉइस की अमाउंट होगी, जितना आप उसके ऊपर पेमेंट कर रहे हैं वो है इनवॉइस अमाउंट है, और उसके अलावा टैक्स की अमाउंट है और बाकी आ जाएगी पेमेंट है। अब इसमें आप अभी जो कर रहे हैं ये टैक्स पेमेंट आप करते हैं एक टाइम पीरियड के बाद।
अब नए पोर्टल पे जब आपने एफबीआर बैंक को बता दिया कि मैंने ये सारी पेमेंट प्रोसेस करनी है, उसमें एक से ज्यादा 100 वेंडर्स भी हो सकते हैं एक टाइम पे, 50 वेंडर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। बैंक क्या करेगा, उस पोर्टल के थ्रू वो सारी डिटेल प्रोसेस करेगा। ये पेमेंट वेंडर के अकाउंट में रियल टाइम ट्रांसफर हो जाएगी, और जो टैक्स है ये एफबीआर को रियल टाइम रिपोर्ट होगा। अब रियल टाइम का मतलब है कि जैसी पेमेंट प्रोसेस हुई उसी वक्त एक क्रेडिट गया वेंडर के अकाउंट में पैसों का, दूसरा क्रेडिट गया एफबीआर के अकाउंट में टैक्स पेमेंट का। इससे क्या होगा कि एफबीआर का अब जो एक बेनिफिट्स हैं वो क्या उसको मिलेंगे, उसका कैश फ्लोज बेहतर होंगे, रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि आप एफबीआर जो है वो आपके ऊपर नजर रख सकता है रियल टाइम बेसिस पे। और इसके साथ साथ बैंक्स को अब जब एजेंट बना दिया है एफबीआर ने, तो एजेंट का काम सिर्फ पेमेंट प्रोसेस करना नहीं होगा, वो पेमेंट को वेरीफाई भी करेगा, पेमेंट वेरिफिकेशन वो भी एफबीआर ही परफॉर्म कर, वो भी बैंक ही परफॉर्म कर रहा होगा। और उस वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि वो टैक्स का जो रेट है वो वेरीफाई करेगा, इनवॉइस की अमाउंट चेक करेगा। अब उसमें साथ साथ आप एक और चीज भी बता रहे होंगे, जो आपके टैक्स की अमाउंट होगी उसमें आप उसको साथ ये बताएंगे पोर्टल के ऊपर कि आपका टैक्स का जो कोड है जिसके अंडर आप विद होल्डिंग टैक्स जमा करवा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम तो कोडिंग के ऊपर चलेगा एफबीआर का। और जो स्वैप पोर्टल है, आप उसमें टैक्स कोड आप एंटर करेंगे, उस टैक्स कोड में जो रेट एप्लीकेबल होगा वो अप्लाई करके बैंक चेक करेगा कि वो रेट ठीक अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, जो आपने पेमेंट की है उसमें इतना ही टैक्स बनता था। अब ये सब चीजों के बाद बैंक्स, ऑब्वियसली बैंक को क्या फायदा होगा कि वो एक पोर्टल के थ्रू सर्विस अगर अपनी दे रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं एफबीआर के लिए, तो उसकी कोई चीज फी चार्ज करेंगे, बैंक्स के लिए भी इनकम जनरेट होगी, एफबीआर के कैश फ्लो के मसले रिजॉल्व होंगे, रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी, जो भी फ्रॉड या फेक इनवॉइसेस के जो एक इश्यूज हैं वो जल्दी उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब कस्टमर को क्या मसला आ सकता है, कस्टमर को क्या जो इश्यूज फेस करने को मिलेंगे, सबसे पहले तो उसको आएगा कैश फ्लो का मसला। कैश फ्लो का मसला कैसे आएगा कि अभी आप, अगर आपने 10 लाख की इनवॉइस की पेमेंट करनी है, उस पे आपका टैक्स की जो पेमेंट है वो फौरन ड्यू नहीं हो जाती, आप अभी फौरन पेमेंट नहीं करते। वो पेमेंट आप करते हैं 7 डेज के बाद, या कुछ केसेस में आप 1 मंथ के बाद भी कर रहे होते हैं। तो आपके पास तकरीबन 1 माह का टाइम होता है, 15 दिनों का टाइम होता है कि आप उसके फंड्स अरेंज करवाएं और टैक्स की पेमेंट करें। इसमें से आपने 9 लाख तकरीबन, अगर मैं कहूँ एवरेज, आपने उसी वक्त जमा करवा दिया, बाकी 1 लाख जमा करवाने के लिए आपके पास टाइम होता है। लेकिन अब क्या होगा कि आपको 10 लाख उसी वक्त अरेंज करना पड़ेगा, आपको रियल टाइम पेमेंट करनी है एफबीआर को भी और वेंडर को भी। तो कैश फ्लो के मसले यहाँ पे आएंगे, आपको उसी वक्त पेमेंट जनरेट करनी है और आगे जाके जमा करवाना है। कुछ इसमें ये भी मसले आ सकते हैं कि एक आपने इनवॉइस जनरेट की, उसकी आपने पेमेंट कर दी और उसमें कुछ मसला निकला, वेंडर ने चीजें वापस भेजी, आपने उससे पेमेंट रिवर्स करवा ली, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने जो टैक्स की पेमेंट की होगी एफबीआर को, वो रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि वो एफबीआर को एक दफा चली गई चीज रियल टाइम पे, तो वापस कहाँ आती है, वो तो उसका सीपीआर ही जनरेट होगा। तो वो भी एक नया मसला स्टार्ट हो जाएगा कि कस्टमर वेंडर आपको कहेगा कि मैंने आपको पेमेंट वापस करनी है, तो मुझे टैक्स भी साथ वापस चाहिए क्योंकि मैंने आपको चीजें वापस कर दी हैं। वो भी एक डिस्प्यूट की तरफ मैटर जा सकता है। तो ये बिजनेसेस को जहां पे थोड़ा बहुत नुकसान होगा या ऑपरेशनल कुछ मसले आएंगे, लेकिन ज्यादा फायदा क्या है कि इससे रियल टाइम रिपोर्टिंग, डिजिटल आपकी पेमेंट्स, और उसके साथ साथ बैंक्स अगर इन्वॉल्व हो गए उसमें, तो उसमें फ्रॉड या कोलूजन के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि जब भी एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें हो सकता है एफबीआर की ये अंडरस्टैंडिंग हो कि एक कस्टमर और जो वेंडर है वो मिल के कोई कंबाइन एग्रीमेंट करें, और इसमें एफबीआर को कोई कह सकते हैं कि वो फ्रॉड या फेक इनवॉइसेस के थ्रू पेमेंट्स शो कर दें, लेकिन एक्चुअल में उतनी पेमेंट्स ना हो रही है या एक्चुअल में वो इनवॉइसेस जनरेट ना हो रही हो। अब बैंक ने, एफबीआर ने क्या किया कि इन दोनों को चेक करने के लिए एक बंदा चाहिए, तो वो सबसे बेहतर कौन है, बैंक। तो बैंक इन दोनों को अब चेक करेगा कि जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, जो पेमेंट दे रहा है, वो सही पेमेंट है, टैक्स सही काट रहे हैं, इनवॉइस ठीक है, ताकि एफबीआर को जो चीज जाए वो ठीक पहुंचे। अब एफबीआर ने बैंक्स के ऊपर फर्दर अपनी रिलायंस शो की है, जिसको यूज करते हुए अब नई एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म जिसको स्वैप पोर्टल का नाम दिया जा रहा है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब इस सर्कुलर में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वैप एजेंट्स को जब तक नोटिफाई नहीं किया जाएगा तब तक वो करंट मैकेनिज्म के अंडर ही, विद होल्डिंग जो रिजीम अभी चल रही उसके अंडर ही पेमेंट करेंगे। मतलब अभी क्या चल रहा है कि अभी बैंक्स उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं करते, क्वेश्चन आंसर नहीं होता, सिंपल चेक आता है, पेमेंट हो जाती है, पीएसएडी आती है, टैक्स की पेमेंट हो जाती है। तो अभी इसकी कोई एप्लीकेबल डेट एफबीआर ने एज सच अनाउंस नहीं की, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये एक नया सर्कुलर आएगा जिसमें
पोर्टल की डिटेल्स भी होंगी, बैंक्स को किस तरह इंटीग्रेट किया जाएगा थ्रू एपीआई इंटरनल, जो बैंक्स के एपीआईज होंगे उनको एफबीआर के साथ लिंक किया जाएगा, एक पोर्टल बनाया जाएगा। वो सारे पोर्टल जब एप्लीकेबल होंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और उम्मीद है कि ये जनवरी के फर्स्ट वीक से जो स्वैप एजेंट्स वाला एक जो बैंकिंग एजेंट है वो एक्टिव हो जाएगा, कि अब आप पेमेंट्स जो है वो बैंक के थ्रू प्रोसेस करेंगे एक पोर्टल पे जाके। अभी भी बैंक के थ्रू ही हो रही है, लेकिन आप मैनुअली खुद से टैक्स काट रहे हैं और जमा करवा रहे हैं। फ्यूचर में जाके इसको ऑटोमेट कर दिया जाएगा। अभी इसकी कोई एप्लीकेबल डेट एफबीआई ने अनाउंस नहीं की, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। 34 बैंक्स हैं जो कि अभी इसमें शामिल है, हो सकता है कि इसमें भी कोई नए बैंक्स ऐड किए जाएं, या अगर इन्हीं बैंक्स को एफबीआई फाइनल करता है तो ये भी जो मेजर एक सारे बैंक्स होंगे उनको कवर कर रहे हैं, जिसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो होती हैं। तो ये जो रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग विद स्वैप एजेंट्स, जो कि एफबीआर ने अब बैंक्स को बना दिया है टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ टैक्स पेमेंट और रेवेन्यू के जो कलेक्शन के जो मसले हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।